जीएस पेपर 2 में आप कोट कर सकते हो। इसका हेडिंग है राइट टू कंपनसेशन। बड़ा विचित्र मामला है। मामला ऐसा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हो जाते हैं शक के बिना पे, और वो काफी ज्यादा दिन तक उस जेल में सर्व करते हैं, मतलब रहते हैं, सर्व भी करते हैं, नो डाउट अबाउट इट, उनसे काम भी कराया जाता है, और बाद में पता चलता है कि उन्होंने कुछ गुनाह किया ही नहीं, तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और वो बोलते हैं कि इंडिया में कोई ऐसा कानून होना चाहिए जहां पे ये साबित हो जाए कि किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है और उसके बावजूद उसको जेल में आपने रख दिया, तो उसके एवज में उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। इंडिया में ऐसा कोई कानून है नहीं, कोई एक्ट नहीं बनाया गया है, और ऐसा आपके शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा नहीं है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी बात को प्रूफ करने की कोशिश करता है कि जिन निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के आप जेल में रखते हो और 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये साबित हो जाता है कि उसने कोई गलती नहीं की है, तो उस 2 साल, 5 साल या 10 साल का हर्जाना कौन भरेगा? इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल का स्टार्टिंग बहुत जबरदस्त कोट से किया जाता है। एक इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे जिनका नाम था विलियम ब्लैकस्टोन। विलियम ब्लैकस्टोन इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे। उन्होंने एक बात कही थी, और 100% की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि ये मंजूर है कि 10 मुजरिम बच के निकल जाएं। ये मुझे एक्सेप्टेड है, मुझे ये एक्सेप्टेड है कि 10 मुजरिम जो हैं वो बच के निकल जाएं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेड है कि एक इनोसेंट व्यक्ति को सजा मिल जाए। इस बात की गहराई में यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी इनोसेंट बंदे को आप सजा नहीं दे सकते हैं, सफर को नहीं कर सकते। मतलब ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री मतलब अक्रॉस लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द कंट्री और अक्रॉस लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हो, कि इस तरीके का जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए कि किसी निर्दोष व्यक्ति को आप 2 साल, 5 साल, 10 साल जेल में नहीं रखें और ट्रायल चलता रहे, अंडर ट्रायल में रहे बेचारा, बाद में उसका कोई जुर्म साबित नहीं हो सके। ये मैक्सिमम कंट्री ने इस सिस्टम को अप्रोच की, मतलब इस सिस्टम के थ्रू चलने की कोशिश करती हैं कि भले 10 मुजरिम बच जाएं लेकिन एक इनोसेंट व्यक्ति को सजा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ बहुत सारी कमियां हैं, उसी पे राइटर पॉइंट आउट करते हैं। जैसे 2020 में इंडिया का उन्होंने बोला था, डेटा बताया है कि अंडर ट्रायल्स में टोटल, अंडर ट्रायल्स किसको कहते हैं ये समझ लीजिए आप लोग, बहुत बेसिक सा टर्म है। अंडर ट्रायल्स का मतलब कि आपको मैंने अरेस्ट किया है और आपको जेल में डाल दिया है और आप पे ट्रायल चल रहा है, अभी आपका जुर्म साबित नहीं हुआ है, और जब तक साबित नहीं हुआ है तब तक आपको जेल में मैं रखा हूँ, तो हम कहेंगे कि आप अंडर ट्रायल्स। तो अंडर ट्रायल्स में टोटल 217 कंट्री हैं, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 15 है। आप समझिए कि कितना जबरदस्त खराब कंडीशन है हमारी। जब से सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल्स 1 नंबर पे होगा, उसके बाद 2 नंबर पे, उसके बाद 3 नंबर पे, ऐसे करते करते इंडिया का रैंक आउट ऑफ 217 15 रैंकिंग है। मतलब कितने ऊपर है हम। और इसका नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ये बोलता है कि टोटल 30.8 मिलियन केसेस जो है वो पेंडिंग है। 30.8 मिलियन अभी भी पेंडिंग है। ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का स्टैटिस्टिक्स है। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 8.05 मिलियन जो है वो ऐसे केसेस हैं जो 5 साल और 5 साल से ज्यादा से अंडर ट्रायल्स हैं। मतलब कि वो 5 साल जेल में है और अभी तक साबित नहीं हो पाया है कि उसने गुनाह किया है कि नहीं, 5 साल या 5 साल से ज्यादा। मतलब आउट ऑफ 30.8 मिलियन, 8.05 मिलियन जो केसेस हैं दैट इज पेंडिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड दे आर मोर देन 5 years old। आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि सेशन कोर्ट में 25% केसेस तो सेशन कोर्ट में ही है जो अभी भी पेंडिंग है, और जो मतलब 5 years से ज्यादा है। एनसीआरबी का भी एक डेटा राइटर ने बोला है, एनसीआरबी स्टैंड फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसने क्या बोला है कि दिसंबर में टोटल प्रिजनर्स की संख्या थी 4,88,511, 4,88,511। इतने टोटल प्रिजनर्स थे आपके पास, और जिसमें 76.1% अंडर ट्रायल्स थे। 76.1% को आप यदि स्टैटिस्टिक्स के रूप में निकालेंगे तो ये डेटा बनता है 3,71,848 ये अंडर ट्रायल्स हैं। मतलब इनका अभी गुनाह साबित नहीं हुआ है, जबकि ये जेल में है बेचारे।
लॉ कमीशन की भी एक रिपोर्ट कहती है, 277 रिपोर्ट आई थी जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड लीगल रेमेडीज की बात करता है, 2018 में आया था। इसने भी यही कहा है कि 25% ऐसे लोग हैं जो 1 साल या 1 साल से ज्यादा से वो जेल में बंद हैं। ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है, 277 रिपोर्ट है लॉ कमीशन। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है, राइटर ने लिखा है कि लोअर कोर्ट सजा दे देती है, वो बंदा जेल में चला जाता है और फिर हाई कोर्ट में अपील करता है, तब तक वो जेल में रहता है और बाद में हाई कोर्ट उसको बरी कर देता है। आप समझिए इस बात को कि लोअर कोर्ट में मुझे सजा मिल गई, मैं जेल में बंद हूं, मैंने अपील कर दिया हायर कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और वहां से मैं छूट गया। अब इतने दिन तक जो बंद रहा उसका क्या हिसाब किताब है? तो इसी पे राइटर ये बोलते हैं कि क्या ऐसे लोगों को कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? आंसर में वो खुद लिखते हैं कि बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं। एक डेटा का जिक्र जरूर किया है उन्होंने बोला है कि सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 358 में ये लिखा हुआ है, सीआरपीसी 1973 का जो आया था उसमें सेक्शन 358 में ये लिखा हुआ है कि यदि मेरे को गलत तरीके से फंसाया जाता है, सपोज दैट कोई पर्सन ए है और उसको पर्सन बी ने गलत तरीके से फंसा दिया और बाद में पता चलता है कि पर्सन ए जो है वो बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई गलती नहीं है, तो जो पर्सन ए है ना, पर्सन ए को फंसाया गया है पर्सन बी के द्वारा, तो जो पर्सन ए है जिसको फंसाया गया है, बाद में प्रूफ हो जाता है कि उसने कोई गलती नहीं करी है, तो पर्सन ए को कंपनसेशन दिया जाएगा 100 रुपए और वो पैसा देगा पर्सन बी जिसने उसको फंसाया है। तो ये मुझे तो मतलब दिस इज द मॉकरी ऑफ जस्टिस, मुझे ऐसा लग रहा है। 100 रुपए का क्या वैल्यू है भाई? 1973 में चलो मान लेते हैं कि कुछ वैल्यू हो भी सकती है 100 रुपए की उस समय, आज के डेट में भी वो 100 रुपए ही है। मतलब यदि मैं किसी को फंसा दिया, बाद में पता चला कि उसने वो जुर्म नहीं किया जिस जुर्म का मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया था, तो मुझे 100 रुपए देना पड़ेगा, बस मामला रफा दफा। इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये चीज नहीं होना चाहिए। एक और इन्होंने राइटर ने जिक्र किया है कि सीआरपीसी 1973 सेक्शन 358 के अलावा भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 ये बात कहता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कि यदि किसी तरीके से इलीगल डिटेंशन हुआ है या रॉन्गफुल कन्विक्शन हुआ है या किसी को मतलब ऐसे ही आपने अरेस्ट कर लिया है, तो उसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन होना चाहिए। इंटरनेशनली यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी ऐसे लॉ हैं। एक लॉ है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, इसका एक रिपोर्ट है जो राइट टू कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल कन्विक्शन आर्टिकल 14(6) में लिखा हुआ है, 14 सेक्शन 6। और इसके साथ साथ आर्टिकल 5 सेक्शन 5 जो है यूरोपियन कन्वेंशन का जो है, ये भी कंपनसेशन की बात करता है, प्रॉपर कंपनसेशन की। अब राइटर बोलते हैं कि ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है, किसी को आप गलत तरीके से फंसा रहे हो, ये गलत इसलिए है कि आपके फंडामेंटल राइट्स के कंप्लीट वायलेशन है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, इसका वायलेशन है। आर्टिकल 22 का भी वायलेशन है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड इलीगल डिटेंशन, मतलब कि इलीगल तरीके से डिटेंशन करेंगे या आर्बिट्रेरी तरीके से अरेस्ट करेंगे तो आर्टिकल 22 का कंप्लीट वायलेशन है। तो ये दो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के हैं जिसका कंप्लीट वायलेशन है यदि उस बंदे ने कोई क्राइम नहीं किया है तो। इसके बाद इन्होंने बोला है कि दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। बहुत लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, मतलब कि उनकी साइकोलॉजी बहुत, यदि मैं किसी चीज का दोषी नहीं हूं और मुझे जेल में बंद कर दिया गया तो हमारी साइकोलॉजी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। इसके साथ साथ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। यदि मुझे जेल में बंद कर दिया जाता है 1 साल तक, 2 साल तक, और 2 साल के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि मैंने गलती नहीं किया है, तो मुझे जेल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो 2 साल तक जो अपॉर्चुनिटी मैंने लूज किया है उसको कौन भरपाई करेगा? हो सकता है 2 साल में मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लिया होता, वो अपॉर्चुनिटी खत्म। हो सकता है कि 2 साल में मैं कुछ एजुकेशनली और गेन किया होता, अपने अंदर वैल्यू एडिशन किया होता, वो अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाती है। तो ये मनी और एजुकेशन का तो कंप्लीट लॉस हो जाता है। इसके बाद सोशल बाइकआउट एंड हार्म टू रेपुटेशन, ये तो मैं ऑलरेडी बता दिया। लोगों की नजर में क्या हो जाता है कि भाई ये जेल में गया है, ये ऐसा ही है। बाद में प्रूफ होता रहे वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली जब पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है तो आप लोग भी
देखते ही होंगे आप लोगों के दिमाग में, माइंडसेट में ऐसा बन जाता होगा कि अरे ये तो वैसा ही है, इसीलिए पुलिस इसको अरेस्ट करके ले गई। तो अब ये यही है कि मतलब रेपुटेशन पे भी हार्म होता है, सोशली बाइकाट कर दिए जाते हैं। और एक और इन्होंने बोला है कि यदि कंपनसेशन लगा दिया जाएगा ना, तो हो सकता है कि ऐसे केसेस कम आएंगे। जान के भी लोग फंसा देते हैं, लेकिन ऐसे केसेस लगाएंगे कि कंपनसेशन उसी बंदे से तो कंपनसेशन दिलवाया जाए जो फंसा रहा है। तो शायद इन्होंने लिखा है कि रिड्यूसिंग द क्वांटम ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मतलब गलत इंटेंशन से किसी को अरेस्ट करवाने का केस जो है वो कम हो जाएगा। हालांकि राइटर ये कहते हैं कि ऐसा होगा नहीं। आईटी एक्ट 66 ए कब का सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले अभी भी उसी एक्ट के तहत अरेस्ट कर लेते हैं। तो अब लास्ट में राइटर सजेस्टिव अप्रोच में बताते हैं कि पार्लियामेंट को एक कानून बनाना चाहिए। लॉ कमीशन रिपोर्ट जो उसने 277 अपना सौंपा है, तो उस कानून में एक यूनिफॉर्म कंपनसेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। इस यूनिफॉर्म कंपनसेटरी फ्रेमवर्क में कितना पैसा मिलना चाहिए, किस तरीके से उसको अरेस्ट करना चाहिए, ये सब चीजों का प्रावधान होना चाहिए। और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो इस मामले को डील करे। और इसमें पिक्यूनरी मेजर्स और नॉन पिक्यूनरी मेजर्स भी होना चाहिए। पिक्यूनरी और नॉन पिक्यूनरी क्या होता है? पिक्यूनरी का मतलब ये होता है कि यदि मेरा कुछ मनी के रूप में डैमेज हुआ है जिसको मेजर किया जा सके, तो इस तरीके का डैमेज हो उसको भी ध्यान में रखा जाए। और नॉन पिक्यूनरी मेजर्स मतलब कि जिसको मेजर तो नहीं किया जा सकता है लेकिन वो भी डैमेज होता है, जैसे मेंटल हरासमेंट होता है, टॉर्चर होता है, ये इस ट्रॉमा में चले जाते हैं। तो इस तरीके का भी डैमेज तो होगा ना भाई, उसको भी कंसीडर किया जाए और उसके लिए प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए। एनजीओ जो है उसको एक प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए, खास करके उन विक्टिम को जिनको अरेस्ट कर लिया जाता है शक की बिना पे। तो एनजीओ वाले भी इसमें आगे आए, सिविल सोसाइटी आ गया है, तो ये ठीक हो सकता है। लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको ये ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भैया तुम अंधाधुंध अरेस्ट मत कर लो किसी को भी। अरेस्ट तभी करो जब तुम्हारे पास पुख्ता सबूत हो, अदरवाइज उनके पास ऐसी अथॉरिटी मिली हुई है कि वो किसी को भी जाके अरेस्ट कर लेते हैं और उसका मिसयूज भी करते हैं। मतलब तुम इतना पैसा दो तो तुमको छोड़ देंगे, नहीं तो तुमको अरेस्ट करेंगे। तो ये जो लॉ ऑफिशियल्स जो है ना, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है कि आप अंधाधुंध किसी को भी अरेस्ट मत करो। राइटर बोलते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात हमेशा कही जाती है, लेकिन ये बात सिर्फ पेज पे ही रह जाता है। किसी तरीके का कोई संज्ञान आज तक गवर्नमेंट ने नहीं लिया है, न तो गवर्नमेंट ने लिया है, न सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। तो जुडिशियल रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि जुडिशियल रिफॉर्म होगा तभी जाके हम एक इक्वल जस्टिस जो है उसको इंश्योर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।